यति अपने कानों में गूंज रही आवाज को सुनकर बुरी तरह से चौंक गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। माँ, माँ, नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मरघट सी खाली खाली आंखों से यति को निराशा भरी नजरों से देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और दुख की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बेटा यति, मुझे न्याय कब मिलेगा? मेरे आत्मा को शांति कब मिलेगी? यति अपनी माँ की आवाज सुन चौंक गई। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो अपनी आंखों से अपनी माँ को देख रही है। उसकी आंखों में हल्का सा डर और उलझन साफ दिखाई देने लगी थी। वो बुरी तरह से डरने लगी थी कि उसकी माँ, जो उसकी मन की गहराइयों में बसी है, अचानक से अब उसके सामने कैसे आ सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों में फिर से नंदिनी की आवाज गूंजी। मेरी आत्मा तड़प रही है यति, मुझे न्याय चाहिए बेटा। आखिर कब तक मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी? बता बेटा, कब तक मुझे न्याय के लिए भटकना पड़ेगा? यति के कानों में नंदिनी की आवाज किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे अब अपनी माँ की तड़पन भी साफ महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि न सिर्फ उसकी माँ की आत्मा तड़प रही है, बल्कि उसकी खुद की आत्मा अंदर से बुरी तरह से बेचैन है। वो खुद को बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भर गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अचानक पूरी ताकत से चिल्लाती हुई अपने बिस्तर पर उठ बैठी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं तुम्हें अभी तक न्याय नहीं दिला पाई माँ। यति की सांसें तेज थीं। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो जोर जोर से सांसें लेते हुई बस एक ही बात दोहरा रही थी। माँ, 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 मैं तुम्हें न्याय नहीं दिला पाई, लेकिन अब मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलवाऊंगी माँ, जरूर दिलवाऊंगी। यति की तेज चिल्लाने की आवाज सुन भैरव भी अचानक चौंक कर उठ बैठा और जब उसने उसे इस हाल में देखा तो वो तुरंत यति के पास आ गया। भैरव ने यति की पीठ सहलाना शुरू कर दी। उसकी हालत देखकर भैरव बुरी तरह से परेशान हो गया था। गुड़िया, गुड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या सपना देखा तुमने? यति अभी भी डरी हुई थी। कमरे में आ रही ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे पर बुरी तरह से पसीना बह रहा था। वो अपने कांपते हाथों से अपने पसीने को पोंछने की कोशिश कर रही थी। भैरव, मैंने माँ को देखा। वो कह रही थी कि उसे न्याय चाहिए। उनकी आत्मा भटक रही है भैरव। माँ की आत्मा भटक रही है। हाँ माँ, नंदिनी माँ। हाँ भैरव, मुझे अपनी माँ को न्याय दिलाना ही होगा। मैं अमरेंद्र को इस तरह से नहीं छोड़ सकती। उसे उसके किए की सजा देनी ही होगी भैरव। उसे उसके किए की सजा देनी ही होगी। हाँ। अमरेंद्र के बारे में बात करते हुए यति की सांसें और तेज हो गईं। उसका बदन फिर से हल्का हल्का तपने लगा। उसके इस हाल को देखकर भैरव ने धीरे से उसे गले से लगा लिया और प्यार से समझाने की कोशिश करने लगा। हाँ मेरी गुड़िया, अमरेंद्र को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसने जो किया है उसकी सजा उसे हर हाल में मिलेगी। यति अभी भी घबराई हुई थी। उसके कानों में अब भी अपनी माँ की आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन भैरव के प्यार के लहजे को सुन वो धीरे धीरे शांत भी होने लगी थी। इधर भैरव भी यति की हालत को अच्छी तरह से समझ रहा था। वो जानता था कि अपनी माँ के साथ हुए हादसे के बारे में जानने के बाद यति के लिए अमरेंद्र को आजाद देख पाना नामुमकिन है। उसे पता था कि अमरेंद्र का आजाद रहना यति के लिए एक ऐसे नासूर की तरह है जो हमेशा उसे दर्द देता रहेगा। गुड़िया, डरो मत, तुम्हारी माँ को न्याय जरूर मिलेगा। और मेरी गुड़िया, तुमने जो देखा वो बस एक सपना था। मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ की यादें तुम्हें परेशान कर रही हैं, लेकिन गुड़िया याद रखना, मैं हर हालात में तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम इतना परेशान मत हो। भैरव यति को चुप कराने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन भैरव के कानों में अभी भी यति की सिसकियां गूंज रही थी। भैरव, मुझे नहीं पता कि कैसे, पर मेरी माँ को न्याय चाहिए। मैं ये दर्द और नहीं सह सकती। भैरव से यति को इस हालत में देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तुरंत वैद्य जी की दी हुई जड़ी बूटियां निकाली और यति को देने लगा। गुड़िया, ये देखो, अगर तुम और रोगी तो तुम्हें फिर से बुखार आ जाएगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया था और वैद्य जी ने कहा था अगर यति को फिर से बुखार आए तो इस बार यति को तुरंत मेरे पास लेकर आना होगा। इस बार भैरव की बात सुनकर यति धीरे धीरे शांत हो गई। फिर भैरव नंदिनी को न्याय दिलाने की बात करते हुए यति को दिलासा देने लगा। और मेरी गुड़िया, रही बात तुम्हारी माँ को न्याय दिलाने की, तो मैं तुम्हारी माँ को न्याय जरूर दिलवाऊंगा। लेकिन यति, फिलहाल तुम्हें खुद का और हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रखना होगा। मैं वादा करता हूँ हम इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे, लेकिन पहले तुम खुद का ध्यान रखो। भैरव की बातें सुनकर कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। यति को भी अब अपने होने वाले बच्चे की चिंता सताने लगी थी। वो अपने पेट पर हाथ रखे वैद्य जी की दवाइयों को देखे जा रही थी और फिर वो वापस बिस्तर पर लेट गई। भैरव भी प्यार से यति के सिर पर थपकियां देने लगा ताकि वो सो सके। सो जाओ मेरी गुड़िया, सो जाओ। भैरव की प्यार भरी थपकियों से यति सो गई, लेकिन उसकी बेचैनी की वजह से अब भैरव खुद सो नहीं पा रहा था। उसके कानों में बार बार यति की चीखें गूंज रही थी। वो प्यार से उसके उदास चेहरे को देखते हुए उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। भैरव के चेहरे पर चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। यति के सपने ने न सिर्फ उसे बल्कि भैरव को भी परेशान कर दिया था। उसकी चाल धीमी थी और वो गहरी सांस लेते हुए घर के बाहर बने चबूतरे पर आ बैठा। भोर के इस समय में हल्की ठंडी हवाओं के साथ साथ चिड़ियों की चहचहाहट भी गूंज रही थी। गांव का ये खूबसूरत माहौल ऐसा था कि कोई भी इसमें खो जाता। लेकिन इस खूबसूरत माहौल में होने के बावजूद भैरव को यति के बारे में सोचकर कुछ बेबस सा महसूस हो रहा था। हमने कितनी मुश्किल से किरण देवी से छुटकारा पाया था, लेकिन अब ये नई परेशानियां, क्या मेरी जिंदगी में ये सब कुछ कभी खत्म नहीं होगा? भैरव के मन में तरह तरह की बातें चल रही थी। नदी में घटी दुर्घटना के बाद उसने सोचा था कि अब वो यति के साथ अपनी जिंदगी सुकून से बिताएगा, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गांव में आने के बाद भी मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो उदास नजरों से सामने के खेतों की तरफ देख रहा था, जहां अभी सुबह का उजाला भी नहीं हुआ था। और तभी उसकी नजर अचानक राघव पर पड़ी, जो अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर जा रहा था। राघव जा ही रहा था कि भैरव की धीमी आवाज उसके कानों में सुनाई दी। अरे राघव भैया, रुकिए रुकिए। भैरव की आवाज सुनकर राघव अपने बैलों को हाँकते हुए रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। अरे राघव भैया, आप इतनी सुबह सुबह खेतों की ओर जा रहे हो? हाँ भैरव, भोर के 4 बज चुके हैं। सुबह का काम तो शुरू करना ही पड़ेगा, वरना दिन निकलते ही गर्मी हो जाएगी। इतना कहते हुए राघव बैलों को थोड़ा किनारे करने लगा और भैरव की ओर ध्यान से देखने लगा। उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर भैरव ने उसे भोर के इस समय में क्यों टोका। और तभी अचानक उसने जैसे ही भैरव के चेहरे पर चिंता के भाव देखे, वैसे ही वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो भैरव को अंदर से खाए जा रहा है। वो जानता था कि भैरव एक शांत और मजबूत दिखने वाला इंसान है, लेकिन आज उसे उसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। क्या बात है भैरव, सब ठीक तो है? हाँ राघव भैया, सब ठीक है। बस यूं ही थोड़ा परेशान था और कुछ खास नहीं। राघव की बात सुनकर भैरव तुरंत ही अपनी उलझनें छिपाने की कोशिश करने लगा। वो राघव से नजरें भी चुराने लगा था, लेकिन तभी राघव ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर भैरव की धड़कनें तेज हो गई। भैरव, मैं जानता हूं तुम क्यों परेशान हो। भैरव ये सोचकर ही डर गया कि कहीं राघव को उसकी सारी सच्चाई मालूम तो नहीं चल गई। भैया, आप जानते हैं, देखो भैरव, तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर ही लिखा है कि तुम हद से ज्यादा परेशान हो। तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे उस दिन की याद आ रही है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। देखो भैरव, मैं नहीं जानता तुमने अपने अतीत में क्या झेला है, लेकिन तुम्हारे साथ इतने दिनों से रहते हुए मैं इतना तो समझ गया हूं
कि तुम्हारे अतीत में बहुत दर्द है। बहन यति और तुम्हारे हाथों को देखकर मैं पहले ही दिन जान गया था कि तुम दोनों खेतों में काम करने वाले लोग नहीं हो। भैरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें चुराते हुए अपना सर नीचे कर लिया। देखो भैरव, इतने सालों की जिंदगी में मैंने भले कुछ सीखा हो या न सीखा हो, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इंसान का अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि शहर बदल देने से, लोगों से रिश्ते नाते खत्म कर देने से हम अपने अतीत से बाहर आ जाएंगे, हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर लेंगे। लेकिन भैरव, ऐसा नहीं होता। दुनिया गोल है भैरव, और यहाँ के लोग अक्सर किसी न किसी मोड़ पर दोबारा मिल ही जाते हैं, और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि हम मर नहीं जाते। चलो अब मुझसे छुपाना छोड़ो और बताओ क्या बात है। राघव भैरव को समझाते हुए उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि अब भैरव अपना दुख साझा करेगा, लेकिन भैरव ने कुछ नहीं कहा। वो बस गहरी सांस लेते हुए चुप रहा। राघव समझ गया था कि कुछ तो है जो भैरव उससे छिपा रहा है। राघव ने महसूस किया कि भैरव चाहकर भी अपने दिल का बोझ उससे साझा नहीं कर पा रहा है। उसने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। भैरव, जानते हो, तुम मुझे भैया बुलाते हो और यकीन मानो मैं भी यति को बहन मानता हूं, और अपनी बहन के हिसाब से तुम मेरे क्या हुए। इतना कहते हुए राघव ने भैरव को अपने गले से लगा लिया। तुम मेरे बहनोई हुए भैरव। चलो अब छिपाना छोड़ो और बोलो क्या बात है। बाबा साहेब की मौत के बाद शायद ही ये पहली बार था जब भैरव को किसी ने इस तरह से गले लगाया था। उसके अंदर सालों से जमा दर्द अचानक पिघलने लगा। उसकी आंखों में भी नमी आने लगी, लेकिन वो जानता था कि मर्द कभी रोते नहीं। उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही कैद कर लिया और नम आंखों से राघव को देखने लगा। भैया, आप सही हैं। मेरा अतीत, यति का अतीत, हम दोनों का अतीत वापस हमारे सामने आ गया है। एक ऐसा अतीत जिसमें दुख, दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं है। भैरव, अगर तुम्हारा अतीत यहां भी तुम्हारा पीछा करते हुए आ गया है तो तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। पर भैया, मैं अभी इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप नहीं जानते, मैंने एक और बार अपने बच्चे को खोया तो मैं तो क्या, बल्कि यति भी इस बार अपने होने वाले बच्चे को खो नहीं सकती। मुझे मेरे इस अतीत का सामना करने के लिए वक्त चाहिए, तब तक का वक्त जब तक कि यति मां नहीं बन जाती। भैरव की बातों ने अब राघव के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें ला दी। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन फिर खुद में कुछ सोचते हुए उसने धीरे से जवाब दिया। तुम सही हो भैरव, तुम्हें सच में इस वक्त कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। लेकिन भैरव, अगर तुम्हारा अतीत तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ गया है तो तुम्हें कुछ दिन के लिए इस जगह से भी चले जाना चाहिए। भैरव राघव की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो जानता था कि राघव कभी उसे गलत सलाह नहीं देगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि यति शायद इस गांव से जाने के लिए तैयार नहीं होगी। भैया, मैंने सोचा था कि हम यहाँ आकर चैन की जिंदगी जी पाएंगे, लेकिन शायद अब लगता है हमें यहाँ से भी जाना होगा। मैं यति से इस बारे में बात करके देखता हूँ। भैरव, तुम जो भी फैसला लो, उस फैसले में मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहूंगा भैरव। इतना कहते हुए राघव वापस अपने बैलों के पास चला गया और भैरव की ओर देख मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगा। भैरव, खुद को समय दो, अच्छे से सोचो। कभी कभी सही फैसला वही होता है जो दिल और दिमाग दोनों से लिया जाए। इतना कहते हुए राघव अपने बैलों को टापे देकर धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ने लगा। भैरव अब भी अपनी जगह खड़ा था। उसके दिल और दिमाग में राघव की बातें गूंज रही थी। उसकी आंखों में उलझन और असमंजस साफ नजर आ रहा था। क्या सच में हमें यहां से भी चले जाना चाहिए? भैरव उलझन में था। वो जानता था कि उसके लिए यति से बढ़कर कुछ नहीं है। वो ख्यालों में डूबा हुआ घर लौट आया। यति भी अब तक उठ चुकी थी और भैरव को देखते ही तुरंत उसके पास चाय लेकर आ गई। ये लो। अरे ये क्या? अरे गुड़िया, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हें चाय बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल देती, मैं बना देता। नहीं भैरव, मैं अब ठीक हूँ। भैरव ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उदास मन से चाय की चुस्कियां लेने लगा। यति एक टक भैरव को देख रही थी और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि भैरव को अंदर ही अंदर कोई चिंता खाई जा रही है। वो उसके पास आई और
प्यार से उसके हाथों में अपने हाथ रख दिए। क्या बात है भैरव, कुछ परेशान लग रहे हो? भैरव ने एक पल को यति की आंखों में देखा और मन ही मन यह फैसला कर लिया कि राघव ने उसे जो सलाह दी है वो उसके बारे में यति से बात करके रहेगा। गुड़िया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गुड़िया, मुझे अब हमारे आने वाली जिंदगी की चिंता है। क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं? मैं नहीं चाहता कि हमारे होने वाले बच्चे के साथ कुछ वैसा हो जैसा पिछली बार हुआ था। भैरव की बात पर अचानक गहरी खामोशी छा गई। यति भैरव की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भैरव गांव छोड़कर जाने की बात कर रहा है। वो बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास चली गई। उसकी आंखों में उदासी और गहरी सोच के भाव थे। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर भैरव इस तरह गांव छोड़ने की बात क्यों कर रहा है। क्या इसके पीछे सिर्फ उनके होने वाले बच्चे का डर है या कुछ और भी बात है? मैं जानती हूँ भैरव हमारे होने वाले बच्चे को लेकर परेशान है, लेकिन अगर मैं इस गांव को छोड़कर गई तो मैं अपनी माँ को कभी इंसाफ नहीं दिला पाऊंगी। नहीं, गांव छोड़कर जाना इस समस्या का हल नहीं है। यति को अपने पास से उठकर जाता देख भैरव भी अपनी चाय अधूरी छोड़कर उसके पास आ गया। क्या हुआ गुड़िया, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? यति एक अजीब सी असमंजस में फंसी थी। वो जानती थी कि भैरव की बात एकदम सही है। इस गांव को छोड़कर जाना उसके होने वाले बच्चे के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता था, लेकिन अगर वो इस गांव को छोड़कर जाती तो शायद वो अमरेंद्र को उसके किए की सजा कभी नहीं दिला पाएगी। यति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या फैसला ले। उसके एक तरफ उसका आने वाला भविष्य था तो दूसरी तरफ उसका गुजरा हुआ अतीत, एक ऐसा अतीत जो चीख चीख कर उससे न्याय की भीख मांग रहा था। भैरव, तुम कहते हो कि हमें गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन अगर हम ये गांव छोड़कर चले भी गए तो क्या गारंटी है कि अमरेंद्र वहां भी हमारा पीछा नहीं करेगा? और अगर वो किसी और गांव में फिर से आ गया तो क्या हम उस गांव को भी छोड़ देंगे? हाँ? यति ने एक ठोस सवाल किया था जिसका शायद भैरव के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो भैरव की आंखों में देखे जा रही थी। उसकी आंखों में ठोस इरादा और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जबकि यति की बात सुनकर भैरव एक गहरी सोच में डूब गया था। उसकी आंखों में उलझन साफ नजर आ रही थी। अंदर ही अंदर वो जानता था कि यति सही कह रही है। आखिर कब तक वो दोनों ऐसे भागते रहेंगे? एक ना एक दिन तो सबको सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन भैरव के मन में अपने होने वाले बच्चे की भी चिंता थी, जिसे वो किसी भी हाल में इस खतरनाक माहौल से दूर रखना चाहता था। गुड़िया, समझने की कोशिश करो। मैं बस हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा चाहता हूँ। मुझे डर है कि अगर अमरेंद्र फिर से हमारे सामने आ गया तो न जाने क्या होगा। भैरव, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए तुम उसे संभाल लोगे। यति, मैं संभाल लूंगा, लेकिन भैरव अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया था कि तभी यति ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। लेकिन कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ हो, मतलब सब कुछ मेरे साथ है। तुम्हारे रहते कोई भी मुसीबत मुझे छू भी नहीं सकती। भैरव को अपने गले से लगाए हुए यति के दिल में अब एक ही इरादा था, और वो था अपनी मां नंदिनी को इंसाफ दिलाना। वो जानती थी कि अमरेंद्र और उसके जैसे लोगों से जब जब उसका सामना होगा तब तब उसकी जिंदगी में भूचाल आएगा। इसलिए उसने अभी ही ठान लिया था कि इस बार वो इस परेशानी को खत्म करके ही रहेगी। मन ही मन वो फैसला कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो किसी भी हाल में अपनी मां की आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेगी। भैरव, मैं अब भागने वाली नहीं हूँ। चाहे अमरेंद्र फिर से हमारे सामने क्यों ना आ जाए, मैं उसे हमारे परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे अपनी माँ को भी न्याय दिलाना है, और मैं अब किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी गुड़िया, हम साथ साथ हैं। भैरव को यति के इरादे का अंदाजा हो चुका था, और ये बात उसे डराने के लिए काफी थी। मैं गुड़िया के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे इसे हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखना होगा। भैरव जानता था कि अमरेंद्र के साथ की इस लड़ाई में खतरे और भी बढ़ेंगे। उसे मालूम था कि अगर कभी अमरेंद्र और उसका आमना सामना हुआ
तो गांव का प्रधान हर हाल में उसके खिलाफ ही खड़ा होगा। मुझे चारों तरफ से सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब गुड़िया के फैसले को बदलना नामुमकिन है। तुम चिंता मत करो गुड़िया, हम अब इस लड़ाई से नहीं भागेंगे। जो होगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ भैरव, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मुसीबतों से डर के भागे नहीं, बल्कि उन लोगों से लड़ें जिन्होंने हमारी जिंदगी तबाह की है और अभी भी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। भैरव आखिरकार यति की वजह से अमरेंद्र का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ दलालों के सरदार रूणी से धमकी के बाद अमरेंद्र भी प्रधान से मिलने के लिए गांव की ओर जा रहा था। अमरेंद्र ने अभी शहर की सीमा पार भी नहीं की थी कि तभी उसकी नजर जैसे ही सामने से आते हुए कार्तिक पर पड़ी, वो चौंक गया। गांव से भागने के बाद कार्तिक भी इसी शहर में रह रहा था और अभी काम के लिए वो अपने कंधे पर फावड़ा लिए हुए मजदूर चौक की ओर जा रहा था। अमरेंद्र ने कार्तिक को देखते ही अपनी गाड़ी रोक दी। एक पल को उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फावड़ा हाथ में लिए सिर झुकाए ये वही गांव का कार्तिक है जो कभी पूरे ठाट बाट से नारायण महल में रहता था। कार्तिक की हालत देखकर अमरेंद्र की आंखों में एक शरारत भरी चमक उभर आई थी। हाँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये तो सच में कार्तिक है, बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा। ठाकुर खानदान से होने के बावजूद कार्तिक की ये हालत। हाँ, अगर किरण देवी कार्तिक को इस हालत में देख लेती तो खुशी से पागल होकर नाचने लगती। अमरेंद्र गाड़ी से उतरा और पूरे घमंड से कार्तिक की ओर बढ़ने लगा। इधर कार्तिक गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो काम की तलाश में मजदूर चौक पर इधर उधर ठेकेदारों को देख रहा था। उसे अमरेंद्र के वहां आने का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन तभी जैसे ही अमरेंद्र ने पीछे से उसका नाम पुकारा, वैसे ही वो चौंक गया। कार्तिक! कार्तिक तुरंत ही पीछे मुड़ा और जैसे ही उसकी निगाहें अमरेंद्र पर पड़ी, उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव उभर आए। उसे नहीं पता था कि अमरेंद्र यहां क्यों आया है और उसका क्या इरादा है, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि अमरेंद्र के किरण देवी के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुक हैं। वो तुरंत ही इस डर से पीछे हटने लगा कि कहीं अमरेंद्र उसके बारे में किरण देवी को कुछ न बता दे। इधर अमरेंद्र ने जब कार्तिक के चेहरे पर डर के भाव देखे तो वो मन ही मन मुस्कुरा उठा। अरे अरे कार्तिक, कहाँ जा रहे हो? डरो मत भाई। मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे कार्तिक, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा भाई, लेकिन कभी भूले बिसरे लोगों से दो बातें भी कर लिया करो यार। क्या पता फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। बोलो क्या बात है अमरेंद्र? बात तो कुछ नहीं है कार्तिक ठाकुर, बस आज तुम्हें इस हालत में देखकर दुख हो रहा है। बताओ, वो पुराने दिन कहाँ गए जब तुम हमेशा हुक्म चलाते रहते थे, और आज देखो तुम खुद ही फावड़ा लेकर मजदूरी करने जा रहे हो। हालांकि कार्तिक का अमरेंद्र से बात करने का मन नहीं था, लेकिन अमरेंद्र की हंसी और उसकी आवाज में मौजूद तंज ने उसके चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी के भाव ला दिए। उसने गुस्से में अपने फावड़े को जमीन पर रख दिया और अमरेंद्र को घूरने लगा। कार्तिक का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अमरेंद्र का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो जानता था कि अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसे कुछ भी कहना चाहिए। उसने अमरेंद्र की आंखों में देखते हुए उसी के लहजे में जवाब देना शुरू किया। अमरेंद्र, मैं फावड़ा लेकर काम करने जा रहा हूँ, किसी के घर चोरी करने नहीं, जो मुझे डर या शर्म महसूस होनी चाहिए। अरे अरे कार्तिक, तुम गलत समझ रहे हो भाई। मैं भी जानता हूँ कि फावड़ा चलाना कोई गलत काम नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ठाकुर खानदान का वारिस ऐसे फावड़ा उठाएगा। खैर, वक्त सबको बदल देता है। कार्तिक की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन बावजूद इसके वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसने आहिस्ता से अपना फावड़ा उठा लिया। ठीक है अमरेंद्र, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर कार्तिक वहां से जाने वाला था, पर तभी अमरेंद्र ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे रुको भाई, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रुको तो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? पर क्या? किस बारे में बात करनी है? अमरेंद्र ने मुस्कुराकर कार्तिक की आंखों में देखा। मुझे पूजा के बारे में बात करनी है। जैसे ही अमरेंद्र ने पूजा का नाम लिया, वैसे ही कार्तिक की भवें तन गई। वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि शादी से पहले पूजा किरण देवी की वफादार हुआ करती थी। वो ये सोचकर ही सिहर उठा कि कहीं अमरेंद्र पूजा के किसी ऐसे राज से पर्दा न उठा दे
जिससे उनकी शांत चल रही जिंदगी में अचानक से भूचाल आ जाए। तुम पूजा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कार्तिक, पता नहीं तुम्हें ये बात पता है या नहीं, लेकिन जान लो, पूजा तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ किरण देवी के कहने पर आई थी। उसने सिर्फ किरण देवी के कहने पर तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। और ये किरण देवी की ही चाल थी जब पूजा तुम्हें बाबा साहेब से अलग करने के लिए नारायण महल से बाहर ले आई थी। अमरेंद्र, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। कार्तिक, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ, वो सच्चाई जिससे तुम अनजान हो। जानते हो, तुम्हारे बाबा की मौत सिर्फ और सिर्फ पूजा की वजह से हुई थी। उसी ने किरण देवी को मुखबिरी की थी कि बाबा साहेब नारायण महल से निकल गए हैं, और इसके बाद ही किरण देवी ने आकू बाकू सिंह के डाकुओं के साथ मिलकर बाबा साहेब पर हमला करवाया था। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो गुस्से में अमरेंद्र को घूरता रहा, जबकि अमरेंद्र उसकी गुस्से भरी निगाहों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लगता है मेरी बातों का असर हो रहा है। अब यही सही वक्त है जब मुझे एकदम सही जगह पर वार करना चाहिए। अमरेंद्र ने प्यार से कार्तिक के कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे कि मानो वो उसका भला चाहने वाला हो। देखो कार्तिक, तुम्हारी हालत देखकर ही मैं समझ गया हूँ कि जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मुझे लगता है तुम अभी भी लोगों को समझने के बारे में कुछ भी नहीं सीख पाए हो। खैर, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। चलो अब बताओ, पूजा कहाँ है? आखिर कहाँ है तुम्हारी वो किरण देवी की वफादार पत्नी, वो पत्नी जिसने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया और तुम्हारी भी यह हालत कर दी? कार्तिक की सांसें अचानक तेज हो गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। उसने एक पल के लिए अमरेंद्र की तरफ देखा और फिर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अमरेंद्र, मेरी फिक्र करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये सब मेरा अपना निजी मामला है। इन सब के बारे में बात करना सही नहीं होगा। अरे, बात करने को कौन कह रहा है कार्तिक? मैं तो बस पूछ रहा हूं कि आखिर पूजा कहाँ है। देखो कार्तिक, मैं जानता हूं कि तुम उसे कभी भी उसके किए की सजा नहीं दे पाओगे, लेकिन मैं दे सकता हूं। तुम मुझे बस पूजा के पास ले चलो, फिर उसे उसके किए की सजा मैं ही दे दूंगा। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। अमरेंद्र का असली इरादा सुनते ही कार्तिक गंभीर नजरों से उसे देखने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि अमरेंद्र के इरादे नेक नहीं हैं। उसने मन ही मन उसे टटोलने का फैसला ले लिया। अमरेंद्र, तुम मेरी इतनी चिंता कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानता हूँ। मैं जानता हूँ कौन मेरा दुश्मन है और कौन अपना। कार्तिक की बात सुनकर अमरेंद्र के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। अगर तुम्हें सब पता है तो तुमसे बात करना बेकार है कार्तिक। वैसे भी जब इंसान खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेता है तो उसे अपनी परेशानियों पर पर्दा डालने का तरीका खोजना ही पड़ता है। इतना कहकर अमरेंद्र कार्तिक की हालत का मजा लेता हुआ धीरे धीरे वहां से चला गया, मगर कार्तिक चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। अमरेंद्र की बातों ने उसके मन में बीते कल का बोझ फिर से डाल दिया था। मुझे अमरेंद्र की बातों को याद नहीं रखना चाहिए। ये वो आदमी है जो किरण देवी के साथ मिला हुआ था। कार्तिक अपनी बेबसी छिपाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी ओर अमरेंद्र कार्तिक को तंज भरी मुस्कान से देखते हुए अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया था और गांव की ओर वापस निकल पड़ा। अगर ये कार्तिक मेरी बात मान जाता तो रूनी को देने के लिए मेरे पास एक बढ़िया लड़की होती। कार्तिक, तूने मुझे मना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरेंद्र गाड़ी चलाते हुए कार्तिक से बदला लेने के बारे में सोच रहा था और तभी उसके दिमाग में जैसे ही किरण देवी का ख्याल आया, उसके होठों पर एक शातिराना मुस्कान आ गई। किरण देवी, हाँ, यही सही रहेगा। मैंने सुना है कि किरण देवी आजकल पागलों की तरह बर्ताव कर रही है। आखिर करेगी भी क्यों नहीं, उसके सारे दुश्मन और उसके खुद का परिवार भी तो खत्म हो गया। आखिर वो बुढ़िया अब इस बुढ़ापे में किसके सहारे जिंदगी काटेगी? अमरेंद्र भले ही किरण देवी से दूर रहा था, लेकिन उसने किरण देवी के बारे में सारी जानकारी जुटा रखी थी। वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था
कि भले ही किरण देवी की अपनी एक अलग सी ही दुनिया है, लेकिन अगर उसे एक बार उसके दुश्मनों के बारे में बता दिया जाए तो फिर किरण देवी फिर से फुफकारने लगेगी। मैं जानता हूँ किरण देवी एक सोई हुई बारूद है, अब बस जरूरत है तो उस बारूद में हल्की सी चिंगारी लगाने की। अगर एक बार उसे इस हराम के पिल्ले कार्तिक के बारे में सब पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अमरेंद्र अपने मन में किरण देवी के बारे में सोचते हुए गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ाता जा रहा था। दूसरी ओर वहीं किरण देवी अपने अंधेरे कमरे के कोने में अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और वो खुद में बड़बड़ाते हुए पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। तभी अर्नब दरवाजा खोलते हुए उस अंधेरे कमरे में आ गया और जैसे ही उसने कमरे के अंदर लालटेन जलाया वैसे ही किरण देवी अचानक जोर जोर से हंसने लगी और फिर अचानक जोर जोर से रोने भी लगी। आ गया तू नारायण, हराम का जना नारायण ठाकुर। अरे तो कितनी बार हमरे हाथन से मरेगा रे? हाँ, अरे कितनी बार। अर्नब देख रहा था कि किरण देवी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। वो उसे गौर से देख रहा था। लगता है बड़ी मालकिन अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुकी है। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन देखो किरण देवी को नारायण ठाकुर की आत्मा दिखाई दे रही है। अर्नब किरण देवी की हालत को देखकर हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किरण देवी के साथ क्या हो रहा है। वो सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि नारायण ठाकुर का नाम सुनकर धमकी दे रही किरण देवी ने अचानक अपने हाथ जोड़ लिए और फिर वो जोर जोर से रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी। नारायण, नारायण, तू हमका छोड़ता काहे नहीं है रे नारायण? रे तुझे मरकर भी शांति नहीं मिली का? हमका माफ कर दे, अरे माफ कर दे, हमका माफ कर दे। किरण देवी की चीखें और तेज हो रही थी। अर्नब उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। किरण देवी की इस हालत को देखकर अर्नब ने दोबारा उस दरवाजे को बंद कर दिया और बाहर आ गया। उसकी आंखों में चिंता और उलझन के भाव गहरे होते जा रहे थे। ये क्या हो गया इस बुढ़िया को? अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। ये अपने साथ साथ सारी संपत्ति भी बेनामी छोड़ जाएगी। मुझे इसे ठीक करवा के इसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवानी होगी। अर्नब की सांसें तेज हो गई थी। वो अपने सिर पर हाथ रखकर परेशान खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसके मन में एक ख्याल आया और अचानक उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। हाँ, मैं जानता हूं इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अर्नब को किरण देवी को ठीक करने का एक रास्ता मिल गया था। वो तुरंत ही गाड़ी लेकर किरण देवी के महल से निकल पड़ा। अगर किरण देवी को सच में नारायण ठाकुर की आत्मा दिख रही है तो उसे सिर्फ एक ही शख्स ठीक कर सकता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मसान है। किरण देवी का सबसे करीबी होने के नाते अर्नब मसान के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि तांत्रिक मसान एक ऐसा आदमी है जो किसी भी तरह की आत्मा संबंधी समस्या को आसानी से खत्म कर सकता है। अर्नब शमशान के रास्ते पर तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसे जल्द से जल्द मसान के पास पहुंचना था, लेकिन तभी जैसे ही उसे मसान से जुड़ी हुई एक पुरानी बात याद आई, वैसे ही उसने अचानक अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। मैं जानता हूं कि मसान एक ऐसा तांत्रिक है जो किरण देवी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी मांगों का मैं क्या करूंगा? मुझे याद है पिछली बार उसने अपना काम पूरा करने के लिए एक ऐसी लड़की की बलि मांगी थी जिसने बच्चा न जना हो। अर्नब महल से तो पूरे जोश में निकला था, लेकिन जैसे जैसे उसे मसान की पुरानी बातें याद आने लगीं, वैसे वैसे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी थीं। क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? उस साले मसान तांत्रिक की मांगे हमेशा खतरनाक ही होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही होगा।
मेरे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। अर्नब असमंजस में फंसा हुआ था, लेकिन फिर उसने खुद में सोचकर अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और कुछ ही देर में वो मसान के ठिकाने पर पहुंच गया। मसान के उस ठिकाने पर चारों तरफ गहरा धुआं और अंधेरे का माहौल था और हर ओर नरकंकाल बिखरे हुए थे और उसके ठिकाने के बगल से ताजे कटे मांस की दुर्गंध आ रही थी। अर्नब ना चाहते हुए भी हाथ जुड़े हुए मसान के करीब पहुंचा। मसान, मुझे मदद चाहिए। किरण देवी का वफादार। बता छोकरे, क्या मदद चाहिए तुझे? तेरी बड़ी मालकिन नहीं दिख रही है, क्या हुआ? अभी तक आत्माएं दिखनी बंद नहीं हुई उसे? नहीं मसान, बड़ी मालकिन को अभी भी आत्माएं दिख रही हैं। वो तो अब पागलों जैसा व्यवहार करने लगी हैं। उनकी हालत इतनी खराब है कि क्या ही बताऊं। मेरी बात सुनो, अगर बड़ी मालकिन ठीक नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। उन्हें ठीक कर दो मसान, ठीक कर दो। अर्नब की बात सुनकर मसान पहले तो शांत रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान गहरी होती गई। उसने सामने बने तांत्रिक कुंड को देखा, फिर अचानक उस कुंड से राख उठाकर अर्नब के सिर पर मल दिया। राख अभी भी गर्म थी, जिस वजह से अर्नब दर्द से करहा उठा। ऐसे मेमनों की तरह मिमिया मत अर्नब। अगर तेरी मालकिन भी शुरू में थोड़ा दर्द सह लेती तो उसे ये दिन ना देखना पड़ता। मसान, कुछ करो मसान। मुझे बड़ी मालकिन हर हाल में ठीक चाहिए। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। अर्नब की बात सुनकर मसान की आंखों में एक शरारती चमक आई और वो शातिर मुस्कान के साथ अर्नब की आंखों में देखने लगा। अर्नब, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को जानता हूं। मैं जानता हूं कि किरण देवी की क्या हालत है। मुझे मालूम है उसे नारायण की आत्मा दिख रही है। और जानते हो, उस नारायण ठाकुर की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम एक बलि नहीं चढ़ा देते। मसान से बलि की बात सुनते ही अर्नब की सांसें तेज हो गईं। वो एक पल के लिए चौंक गया। उसकी आंखों में उलझन और डर के भाव साफ दिखाई देने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किरण देवी को ठीक करने के लिए वो किसकी बलि दे। वो डर भरी निगाहों से मसान की आंखों में देखने लगा। मसान, ये तुम क्या बोल रहे हो? बलि? किसकी बलि? लड़की की बलि, और किसकी? पर आखिर मैं कहां से लाऊं किसी लड़की को? ये तो तुम्हारी समस्या है कि तुम लड़की कहां से लाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी बड़ी मालकिन को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें एक लड़की की बलि तो देनी ही होगी। तभी तुम्हारी बड़ी मालकिन ठीक होगी, वरना वो ऐसे ही पागल रहेगी। अर्नब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो निराश मन से मसान के अड्डे से वापस आने लगा। ठीक है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अर्नब मसान के अड्डे से वापस लौट आया था। वो खुद को फिर से उसी जगह पर पा रहा था जहां पर वो पहले था। मन ही मन वो ये मानने लगा था कि अब वो किरण देवी को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। तभी हथियार तस्करी करने वाले उसके कुछ दोस्त उसके पास आ गए। अरे क्या बात है अर्नब भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दोस्तों के पूछने पर अर्नब ने हिचकिचाते हुए अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। अर्नब के सारे दोस्त उसकी इस अजीब समस्या को सुनकर अचानक से चुप हो गए थे, लेकिन तभी उनमें से एक ने अर्नब को एक ऐसा उपाय बताया जिसे सुनकर अर्नब के चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई। अरे अर्नब भाई, तुम तो बेकार ही परेशान हो रहे हो। तुम्हारे पास तो खुद ही छोरा है और तुम हो कि शहर में ढिंडोरा पीट रहे हो। भाई तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। अर्नब भाई, तुम अपनी किरण देवी के वफादार अमरेंद्र के बारे में भूल रहे हो। वो लड़कियों का सौदा करने में एक नंबर है। उससे बात करो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है।
अर्नब के दोस्तों ने उसे एक खतरनाक रास्ता दिखा दिया था। अपने दोस्तों के कहने पर उसे भी याद आया कि अमरेंद्र सच में लड़कियों का सौदा करता है। उसे अपने दोस्त की यह सलाह एकदम सही लग रही थी। हाँ, ये सही कह रहे हैं। अमरेंद्र के जरिए आसानी से लड़कियों की सप्लाई करवाई जा सकती है और इससे मसान की मांग भी पूरी हो जाएगी। अपने दोस्तों की सलाह सुनकर अर्नब के मन में अब एक नई योजना बनने लगी थी। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मुझे अमरेंद्र से बात करनी होगी। अगर उसने बलि के लिए एक लड़की का इंतजाम कर दिया तो सच में काम बन जाएगा। इधर अर्नब बलि के लिए अमरेंद्र से बातें करने के बारे में सोच रहा था और दूसरी ओर शहर से निकलने के बाद अमरेंद्र गांव पहुंच चुका था। वो गांव जहां यति और भैरव भी रहते थे। अमरेंद्र अपनी गाड़ी से गांव के प्रधान के घर की ओर बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए वो रास्ते में आने वाली लड़कियों को घूर घूर कर देख रहा था। रास्ते में तो कुछ खास दिख ही नहीं रहा, लेकिन मैं जानता हूँ प्रधान मेरी मदद जरूर करेगा, क्योंकि अगर मैं मरा तो रूनी के हाथों से उसे भी मरवा कर ही रहूंगा। अमरेंद्र जानता था कि रूनी से हुआ वादा आर या पार वाला था, इसलिए वो प्रधान के घर के बाहर अपनी गाड़ी रोककर सीधा अंदर चला गया। इधर प्रधान अपने घर में लापरवाही से बैठा हुआ था। तभी अचानक अपने सामने अमरेंद्र को देखकर वो हैरानी से उठ खड़ा हुआ। अरे अमरेंद्र, तुम यहाँ? हाँ हाँ प्रधान जी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? प्रधान के सवाल पर अमरेंद्र ने तुरंत प्रधान को रूनी के साथ हुई सारी बातें बता दी। अमरेंद्र की बात सुनकर प्रधान के भी चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। प्रधान जी, इस बार मुझे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए। काम बड़ा है और मैं किसी तरह की गलती नहीं कर सकता। अमरेंद्र बाबू, गांव की लड़कियों को उठाना आसान नहीं है। तुम तो जानते ही हो, लड़कियों के सियाने होते ही लोग यहाँ उनका ब्याह करा देते हैं। प्रधान को आनाकानी करता देख अमरेंद्र के चेहरे पर अचानक से गुस्से की लकीरें आ गईं। प्रधान जी, एक बात याद रखिएगा, अगर मैं मरूंगा तो आप भी मरेंगे। अमरेंद्र की बात सुनकर प्रधान जी के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई देने लगा था। वो अमरेंद्र से बचने के बारे में सोच रहा था और तभी अचानक उसके दिमाग में एक ऐसी लड़की का ख्याल आया जिसके बारे में सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा उठा। हाँ अमरेंद्र, मेरी नजर में एक लड़की है। वो इतनी बला की खूबसूरत है कि तुम अगर उसे देख लो तो इस उम्र में तुम्हारे भी अरमान जाग उठेंगे। लेकिन उसके साथ एक समस्या है कि वो पेट से है। भारत में आर्मी के अलावा और भी कई एजेंसियां हैं जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं।